नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज देश की। और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे आजादी के 75 साल और सड़क परिवहन और राजमार्ग की। इन दिनों पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। संसद टीवी भी आवाज देश की के माध्यम से आजादी से अब तक 75 वर्षों में अलग अलग सेक्टर्स की विकास यात्रा को जानने की कोशिश कर रहा है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के 75 वर्षों में देश की सड़क और हाईवेज को लेकर कितना काम हुआ है। इस काम से एक देश के रूप में हम कितने मजबूत हो रहे हैं, हमारे गांव और उद्योग कितने विकसित हो रहे हैं, कितनी मजबूत हो रही है हमारी आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा। विषय को जानने समझने के लिए बात करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं मैं आपका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकेश गुलाटी जी, जो कि अध्यक्ष हैं फाडा के। विकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताली बजा सकते हैं विकेश जी के लिए। दो गेस्ट हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं। आर.के. पांडे जी हैं, सदस्य परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आर.के. पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रोफेसर सतीश चंद्र, निदेशक CSIR CRRI, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। प्रोफेसर सतीश चंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और देश की राय यहां मौजूद है लोगों के माध्यम से, और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आर.के. पांडे जी, मैं जानना चाहूंगा कि सड़क निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब भी सड़कें बनती थी। मुगल काल और प्राक इतिहास में भी सड़कों का निर्माण होता था। विशेष ये है कि गति कितनी होती है। तो गति पर अगर ध्यान दें, आजादी के 75 बरसों की गति देखें सड़कों की, और विशेष रूप से राजमार्गों के निर्माण की गति, तो उसमें क्या विविधता नजर आती है आपको? ये जो आपने विविधता की बात की है, इसको हम दो ढंग से देख सकते हैं। एक तो गति में क्या हुआ है, वो एक क्वांटिटेटिव टर्म हो गया, और क्वालिटेटिवली क्या अंतर आया है। इन दोनों में हम देखेंगे कि एक जमीन आसमान का अंतर आ गया है जी। अगर मैं उसमें से नेशनल हाईवे, जो कि एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी तरफ अगर देखता हूं, तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश में नेशनल हाईवे की लंबाई होती थी करीब 21,000 किलोमीटर। आज वो बढ़ के हो गई है 1,40,000 किलोमीटर। और गवर्नमेंट का जो अभी गति शक्ति प्रोग्राम आया है, उसमें इस पूरे नेशनल हाईवे की जो लेंथ होगी वो 2 लाख किलोमीटर का टारगेट किया गया है। ये जो मैंने आपको बताया, ये तो बताया उसकी एक जो क्वांटिटेटिव टर्म है। अब आ जाते हैं हम गुणवत्ता पे। गुणवत्ता में भी दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि हम किस ढंग से उनको बना रहे हैं, कितना ड्यूरेबल रोड्स बना रहे हैं। दूसरा ये है उसमें कितनी डेफिशिएंसीज हैं। फिर मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं स्वतंत्रता के समय और आज। एक बहुत ब्रॉड टर्म में, जब 4 लाख किलोमीटर रोड होती थी, उसमें सरफेस रोड होती थी वो 40% से भी कम होती थी। वो करीब करीब 1.5 जो लाख किलोमीटर थे, 1.5 लाख किलोमीटर जो थे वो सरफेस थे। आज पूरे नेटवर्क को अगर मैं देखता हूं तो 62 लाख किलोमीटर में से 40 लाख से ज्यादा सरफेस रोड है। और अगर मैं इसमें नेशनल हाईवे पे आ जाता हूं, तो नेशनल हाईवे की जो लेंथ मैंने आपको बताई 1.4 लाख किलोमीटर, ये पूरी की पूरी सरफेस रोड है। इसके अलावा देश में जिस समय स्वतंत्रता मिली थी, उस समय हमारे पास रोड सिंगल लेन या 2 लेन इंटरमीडिएट लेन होती। आज हमारा परसेंटेज 4 लेन का काफी बढ़ गया है। इसके अलावा अगर आप पिछले दशक में देखेंगे, अब मैं सिर्फ नेशनल हाईवे पे कंसंट्रेट करता हूं, पिछले दशक में हमारा ध्यान इनको और सेफ और टाइम कम वाला ट्रेवल करने की दिशा में बढ़ा है। तो हम हाईवेज की हट के हम एक्सप्रेसवे की तरफ मूव कर गए हैं। पिछले 7-8 सालों में अगर आप देखेंगे, हमारी जो नेशनल हाईवे बनाने की गति है वो 10-11 किलोमीटर पर डे होती थी, वो आज बढ़ के 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से। वाह। एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। पिछले 2 साल में हमने
ऐसे 3 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं जो कि सड़क निर्माण की गति से रिलेटेड है। गति से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर, हमारे साथ प्रोफेसर सतीश चंद्र भी मौजूद हैं, CRRI से हैं। और सतीश चंद्र जी, यहाँ पर बात हो रही है सड़कों के निर्माण की गति की, बात हो रही है गुणवत्ता की। अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो उसमें किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है सड़कों का, उससे जो है सीधे तौर पर सरोकार रखते हैं आप और आपका विभाग। तो क्या पिछले कुछ वर्षों में क्या डिजाइन भी कुछ उसमें भी फेरबदल किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण हमारी सड़कें और हाईवेजों का निर्माण हो पाए इसके लिए? पहली बात तो मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी सड़कों की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है पिछले 2 दशकों में। जहां तक डिजाइन की बात है, अब जो रोड के डिजाइन होते हैं, सड़कों के डिजाइन होते हैं, वो बहुत साइंटिफिक बेसिस पे होते हैं, वैज्ञानिक विधि पे होते हैं। पहले एक अडोक तरीके से डिजाइन होते थे कि सॉइल जो मिट्टी है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बेस पे आप एक अडोक तरीके से थिकनेस ले लेते थे। लेकिन अब हर लेयर के मटेरियल की पूरी लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, उसकी प्रॉपर्टी निकाली जाती है और उसके हिसाब से रोड डिजाइन होती हैं। तो ये इसका 2 फायदे हुए हैं। एक तो हमारे पेवमेंट इतने मोटे नहीं बनते जितने कि पहले कभी बना करते थे। उसी ट्रैफिक के लिए अब हम साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करते हैं तो मटेरियल की भी बचत होती है और उसकी डिजाइन लाइफ भी बढ़ती है। आज हमारे पास लेबोरेटरीज में एडवांस इक्विपमेंट हैं ये जानने के लिए कि जब मटेरियल आप रोड में यूज करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और उसी परफॉर्मेंस के बेस पे हम अपनी स्पेसिफिकेशन को लगातार रिव्यू करते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं। तो इस डायरेक्शन में भी काफी सुधार हुआ है। आज हम नए मटेरियल, नई टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन, नई मशीन्स और नए आउटलुक के साथ रोड बना रहे हैं जी। और नए अगर मटेरियल की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे तत्व समाहित किए गए हैं, उनका जिक्र भी आपसे करेंगे। हमारे साथ विकेश गुलाटी हैं, अध्यक्ष हैं फाडा के। विकेश जी, सीधे तौर पर सरोकार रखता है, यूं तो हर आम और ख़ास से जुड़ी हुई होती हैं सड़कें। सड़कों का विकास होता है तो व्यक्ति का विकास होता है, समाज का विकास होता है, देश गांव का विकास होता है। लेकिन ये ऑटोमोबाइल एक सेक्टर ऐसा है सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है सड़कों के निर्माण से। जी जी जी। तो आप की अगर सेक्टर की बात करें तो किस तरीके से आप बदलता हुआ देख रहे हैं स्वरूप सड़कों का, और उससे क्या कुछ लाभ हो रहा है? देखिए, सड़कों, जितनी सड़क अच्छी होती है, जितना अप्रोच सड़क का होता है, उतना उस गांव का, उस टाउन का विकास तेजी गति से बढ़ता है। अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो पहले जब किसी गांव में सड़क नहीं होती थी, पगडंडी से चलता था, तो एक साइकिल से का प्रयोग होता था। धीरे धीरे जब रोड अच्छी हुई तो मोटरसाइकिल का प्रयोग आने लग गया। आज रोड जिस तरीके से हो चुकी हैं, अब वो मोटरसाइकिल से इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्कूटर्स और कारों तक पे भी आ गया। ये एक प्रगति है जो हमारे देश को, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश एक एग्रीकल्चरल, एक फार्मर बेस्ड कंट्री है, ऐसी प्रगति हमारे उस फार्मर्स को, उस गांव वालों को सपोर्ट करती है। और जो हमारी ऑल इंडिया की जो डेवलपिंग सोसाइटी है उसकी ग्रोथ कई गुना बढ़ाती है जी। इसका टोटल जो सपोर्ट है कई तरीके से हम लोग को मिलता है। जैसे जितनी भी रोड अच्छी होगी, जैसे उन्होंने गुणवत्ता की बात की, आज हमारे पे रोड एक्सीडेंट्स कम होते हैं। रोड सेफ्टी जो कि एक बहुत मेजर हो गया, हम लोग कहते हैं 400 डेथ होती है पर डे, 400 एक्सीडेंट होते हैं पर डे हमारे देश में, जो कि वर्ल्ड में बहुत मेजर है क्वांटिटी। उसको इम्प्रूव करने में ये रोड की क्वालिटी, रोड की सेफ्टी और ये एक्सप्रेसवे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल किसी भी गांव का, किसी भी टाउन का ग्रोथ इसमें इजीली देखी जाती है कि उसकी अप्रोच रोड कितनी अच्छी है, और जिस हिसाब से स्पीड से रोड बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसके का एक बहुत ही क्लियर कह सकते हैं एक इमेज देता है। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बिंदु अभी तक की चर्चा में स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ सवाल आपके बीच में से। सबसे पहले तो सभी गेस्ट को मेरा सादर नमन। आज आप लोगों से इतना सब कुछ इस विषय में जानने को मिला, तो उसी से मेरा सवाल है कि जैसा कि अभी प्रोफेसर सतीश चंद्र सर बता रहे थे कि रोड्स की डिज़ाइंस को लेकर के हम लोग वैज्ञानिकता से काम कर रहे हैं, तो भारत जैसे देश में जहाँ पर लिटरेसी रेट अभी भी डाउन है, तो यहाँ पर कस्बे और गांव पहले बस जाते हैं और सड़कें उसके हिसाब से बनना शुरू होती हैं। लोग अपने हिसाब से पगडंडियाँ या रास्ते बना लेते हैं। तो उनको बनाने के लिए जो रोड अथॉरिटीज़ को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मैं उसके विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। इसी सवाल के फॉलोइंग मेरा भी क्वेश्चन है। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि दिल्ली में
सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हम लोग अपनी राजधानी को ट्रैफिक से मुक्त नहीं करवा पाए हैं, जिसके लिए बहुत सारी मुद्रिकाओं की परियोजनाएं भी चलाई गई हैं। सवाल मेरा इसी से आता है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही UER-2 के विषय में बात ज़्यादा हो रही थी, जिसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में NHAI से अर्ज किया था कि आप लोग इसको लेकर के कुछ कीजिए। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि UER-2 के नक्शे में बहुत सारी अनाधिकृत कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, इसको लेकर के मैं R.K. पांडे सर से सवाल पूछना चाहूँगा कि सर अनाधिकृत कॉलोनी को दोबारा से बसाने के लिए और साथ ही साथ इनको लेकर के क्या परियोजना है, और किस प्रकार हम ये इंश्योर करेंगे कि जो UER-2 का जो सेकंड फेज की जो गति है वो जल्द से जल्द पूरी हो पाए, ताकि हम उसको द्वारका एक्सप्रेसवे से लिंक करके एक बेहतर रोड बना सके। सर, दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं कि पहले इन प्रश्नों के उत्तर आ जाए। R.K. पांडे जी, जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर आप दीजिए, जो पूछा गया है इस युवा के द्वारा। देखिए, दोनों क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। जो पहली बात हुई कि पगडंडियां बन जाती हैं, गांव बन जाते हैं, अब चाहे उसे आप गांव बोल लीजिए, अदर जब अर्बन एरिया में आ जाते हैं तो उसे अनाधिकृत कॉलोनी बोल दीजिए। तो उस समय रोड बनाने की जो प्रॉब्लम आती है, जो चैलेंजेस आते हैं, वो है उस लैंड को एक्वायर करना। और वो लैंड एक्वायर करने के लिए अभी आप जैसा सभी जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन का, वैसे तो नेशनल हाईवे में अपना एक्ट है जिसमें हम लैंड एक्वायर करते हैं, पर अभी पिछले 5 साल पहले हमारा नया लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया है, जिसमें सारे प्रोविजन है कि हमें किस ढंग से कितना पैसा दे के लैंड को एक्वायर करना है, ताकि लोगों में जिनकी लैंड जा रही है वो भी असंतुष्ट ना हो और हमारा डेवलपमेंट का काम भी ना रुके। तो वही बेसिस को लेते हुए हम UER-2 की परिकल्पना की गई है और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ जाए। जी, लेकिन आपने जो है लैंड एक्विजिशन की बात कही है, उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण केंद्र सरकार के साथ जो है तालमेल बनाकर काम करता है, और भूमि यानी कि ज़मीन का विषय सीधे तौर पर सरोकार रखता है राज्य सरकारों से, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से अप्रोच किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भूमि अधिग्रहण का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, पर जब नेशनल हाईवे, किसी भी रोड को हम नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर देते हैं तो उसमें जो भी खर्च उसके डेवलपमेंट, मेंटेनेंस या लैंड एक्विजिशन पे आता है, वो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो केंद्र सरकार वहन करती है। स्टेट गवर्नमेंट उसकी प्रक्रिया को लागू करती है। उनका एक जो अधिकारी होता है जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर किया जाता है, जो कि एक्ट के हिसाब से है, वो भूमि का जो एक्विजिशन का जो कॉस्ट आती है वो निर्धारित करता है, हमें कितना पैसा देना है वो निर्धारित करता है। जब वो निर्धारित कर देता है तो वो पैसा हम केंद्र सरकार के द्वारा दे देते हैं। जी, यहाँ पर आपसे भी सतीश जी सवाल पूछा गया था कि पहले कॉलोनीज बन जाती हैं, फिर रोड्स का निर्माण होता है। विदेशों में हमने देखा कि पहले जो है खाका तैयार किया जाता है कि किस तरीके का रिहायशी इलाका होगा, उसके बाद रोड्स तैयार किए जाते हैं, फिर वो रिहायशी इलाका बसाया जाता है। यहाँ पर अलग है, चुनौती तो है आप लोगों के सामने। देखिए, अगर हम जब बात करते हैं ना विकासशील देश और विकसित देश, दोनों में अंतर होता है। जी जी, हमारे सिस्टम सारे वही हैं, सारा इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। हम भी ये चाहते हैं कि रोड पहले बने, उसके बाद रिहायशी इलाके बने। जो ही आपने अनधिकृत बोल दिया, इसका मतलब ये है कि वो कभी प्लान नहीं किए गए। जी, प्रोफेसर सतीश चंद्र, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा, जो ये सेकंड क्वेश्चन था एक युवा का, कि ट्रैफिक दिल्ली में इस कदर बढ़ रहा है, कंजेशन इतना हो रहा है। यस, ये बात सही है कि दिल्ली में कंजेशन काफ़ी है, पर ये दिल्ली में ही नहीं, दुनिया की हर मेजर सिटी में कंजेशन होता है। और इसके लिए जब तक हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक लोगों को आप प्राइवेट कार से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और बसें लाई जाए। आप सोचिए, मेट्रो अगर दिल्ली में नहीं होता तो क्या स्थिति होती। तो जिस तरीके से मेट्रो को प्लान किया है, उसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्लान करने की जरूरत है। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है R.K. पांडे साहब कि आप जो है सीधे तौर पर बताते हैं कि कौन सी सड़क या कौन सी परियोजना जो है राजमार्गों के निर्माण के लिए सही होंगी, उसकी जानकारी देते हैं। विचार आपका होता है, उस पर निर्णय सरकार का होता है, और फिर बाद में
क्रियान्वित किया जाता है उस विचार को? और इसके अलावा किस परियोजना का क्या कुछ नाम होने वाला है, क्या कुछ नाम रखा जाना चाहिए, वो भी सीधे तौर पर सरोकार रखता है आप लोगों के साथ। क्या ये बात सही है? तो किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, किस तरीके से सरकार के साथ आप सामंजस्य बिठाकर इन योजनाओं को अमल में लाते हैं? देखिए, हम एक विकासशील देश हैं और हमारे पास रिसोर्सेस का कंस्ट्रेंट है। हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस बेहतर ढंग से यूज करें। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप अगर देखेंगे पिछले 15 साल पहले हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम आई थी जिसको हमने बोला था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आपको GQ बना और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना। उस प्रोजेक्ट के हम बिल्कुल फैग एंड पे जब आ गए, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समय के साथ हमारे पास फीडबैक आ जाता है, समय के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदलती है, वो सिर्फ रोड से रिलेटेड नहीं होती, बाहर की भी होती है। उस सब चीजों को देखते हुए फिर हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वही रखते हुए कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस ढंग से यूज करना है, हम उस नई परियोजना की परिकल्पना करते हैं। और अभी जो नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए है वो है भारतमाला परियोजना। ये परियोजना वो परियोजना है जिसमें कि हम कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच पे गए हुए हैं, जिसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पहली परियोजना हमारी जो होती थी वो ये होती थी कि अगर आपके कॉरिडोर में कहीं कोई कमी है तो उसको डिफिशियंसी को रिमूव करना था, वो प्रोजेक्ट लेवल पे होती थी। अब हम कॉरिडोर लेवल पे गए हैं कि हमें दिल्ली को मुंबई से ज्वाइन करना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एग्जिस्टिंग कॉरिडोर पे नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया पहले हमारा काम ये होता था कि हमारी एग्जिस्टिंग रोड है, उनमें जो डेफिशिएंसी आ गई उसको मुझे ठीक करना है। इस बार मैंने ये किया है क्योंकि मेरे पास इतना डेटा आ गया है, मेरे पास इतनी डेटा एनालिसिस की कैपेसिटी आ गई है कि मैं ये जानता हूं कि किस एक डिस्ट्रिक्ट से सामान निकलता है और किस दूसरी डिस्ट्रिक्ट को जाता है। उस पूरी एनालिसिस के बाद हमने नए कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए हैं। जी। दूसरा एक बहुत ही बड़ा जो फिलोसफिकल चेंज आया है हमारी प्लानिंग में, वो ये आया है कि पहले जो अभी तक की परियोजनाएं थी वो सारी की सारी एग्जिस्टिंग रोड को इम्प्रूव करने की होती थी। इस बार हम ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पे जा रहे हैं, और जब हम ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पे जाते हैं तो हमारी जो परियोजनाएं बनती हैं वो एक्सप्रेसवे होती हैं। एक्सप्रेसवे का मतलब होता है मैं किसी को भी प्री डिफाइंड पॉइंट पे ही अलाउ करता हूं एक्सेस देने की। इसके मुझे दो फायदे हैं, एक तो ये है कि ये बड़ी सेफ हो जाती हैं, दूसरा जैसा अभी आप लोग सब कह रहे थे कि एक रिंग रोड बनती है और उसके दोनों तरफ डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद वो भी कंजेस्टेड हो जाती है। तो इस तरह की रोड है, आगे कंजेस्ट नहीं होंगी, और ये एक्सप्रेसवे का स्वरूप हमेशा एक्सप्रेसवे हमेशा ऐसा बना रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे जो है देश की आवाज के रूप में यहाँ पर समाहित हैं, बहुत सारे हाथ भी उठ रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी। एक सवाल सर इस चीज़ से है कि हम महानगरों की होड़ में हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को भूल जाते हैं। जो सड़कें वहाँ की हैं वो आज भी समस्याओं से ग्रस्त हैं, और आज भी जब दुर्घटनाओं की बात करते हैं तो उन संदर्भों में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो जो NHAI है वो उन संदर्भों को लेकर कैसे कार्य करने का सोच रही है, या फिर किन परियोजनाओं को लेकर वो वाकई यथार्थ रूपी क्रियान्वित करने की बात कर रहे हैं? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे वर्तमान में एक मुद्दा उठ रहा है विकास वर्सेस पर्यावरण का, और COP26 में हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय आप पर्यावरण चुनौतियों का विशेषकर रोड बनाने में किस तरह सामना करते हैं, और उसका फिर किस तरह सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर, मेरा भी एक सवाल है सर सतीश जी से। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि सरकार जो लक्ष्य तय करती है सड़क निर्माण में, और सरकार जिस लक्ष्य तक पहुंच पाती है उसमें बहुत अंतर देखा जाता है। मेरा सवाल ये है सर कि इस लक्ष्य तक न पहुंचने, मतलब अपने लक्ष्य तक न पहुंचने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा सवाल ये है कि ग्रामीण परिवेश में ये अमूमन देखा जाता है कि सड़कें अगर निर्माण हो जाती है तो उनका रिनोवेशन होने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मैं सर राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ जो एक हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सर ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, वो सर वहाँ उसके बारे में तो बता दिए ना। लेकिन सर वो चूँकि उनकी भूमि एक्विजिशन की जाती है तो उनको मुआवजा भी पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन सर वो भूमि एक्विजिशन के बाद जो भारतमाला प्रोजेक्ट की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई किसानों की ज़मीन पूरी चली जाती है। तो उनके लिए सर क्या विजन है आगे? जी जी। जब हम शहरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आप NH या फिर एक्सप्रेस हाईवे के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं, पर जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई गई थी उसमें जो सड़कें बनी हैं उनके पुनर्निर्माण और रिपेयरेशन के लिए कोई मनी अलॉटमेंट नहीं होता है। तो किस लेवल पर काम हुआ है उसके बारे में, और किस लेवल पर आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सड़कों से जोड़ा है, तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। जी
सर, जिस प्रकार उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करी, उसी प्रकार उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जो चार धाम मार्ग है, तो हर बरसात में वो इतना ध्वस्त हो जाता है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्या इधर तो इधर इधर उसके इनको बारे में आप जल्दी क्या जल्दी बताना चाहेंगे? ज्यादा लोग बोल पाए। मैं थोड़ा इकोनॉमिकली पूछना चाहूँगा कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि जितना फंड रिलीज होता है और जितना फंड वोट्स में लग पाता है वो अनुमान बहुत गैप रह जाता है, तो उसके चेक बैलेंस के लिए सरकार ने और NHAI ने क्या क्या सुविधाएं लाई हैं, क्या क्या चेक बैलेंस के लिए क्या क्या योजना या फिर क्या क्या योजना लेकर आए हैं? एक आखिरी रिएक्शन में चाहूँगा। हमारे देश में नेशनल हाईवे का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन ये जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर सेंक्शन होता है कि 4 साल में पूरा हो जाएगा, वो 6 साल में पूरा होता है। तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जो ये ट्रैक कर पाए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को कि ये टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जी, सबसे पहले मैं सतीश जी से जानना चाहूंगा। एक बच्चे ने पूछा कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए कैसे हम हाईवेज का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पिछले दिनों जो कचरा प्लास्टिक की वजह से इकट्ठा हो जाता है, उसको जो है सड़क निर्माण में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, और उसके अलावा क्या कुछ किया जा रहा है कि पर्यावरण की रक्षा भी हो जाए और देश भर में सड़कों का जाल भी बिछ जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है श्रोता का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अब जो हाईवे बन रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। एक तो ये है कि हम अब सिर्फ क्वेरी पे डिपेंड नहीं है कि जो हार्ड स्टोन एग्रीगेट होते हैं उन्हीं को हमें यूज़ करना है, और वेस्ट मटेरियल भी हाईवे कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज हो रहे हैं। जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल है, फ्लाई ऐश है, स्टील स्लैग है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं कि जो इंडस्ट्री फेस कर रही है प्रॉब्लम उनको डिस्पोजल की, और वो हमने यहाँ CRI में भी काफ़ी टेस्ट किए हैं, उनके टेस्ट ट्रैक भी डाले हैं, और अब वो IRC की स्पेसिफिकेशन का पार्ट भी बन गए हैं। एक तो वो यूज हो रहे हैं जिससे हमारे हार्ड स्टोन एग्रीगेट बच रहे हैं, क्वेरी जो है सेफ है, और कॉस्ट भी उससे कम आती है। दूसरा ये है कि आज हम रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं जो रोड की ऊपरी सतह को वहीं उसको उखाड़ के और वहीं उसमें कुछ मटेरियल डाल के और वहीं उसको दबा देते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। इसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। इससे क्या है कि आपको उसके बनाने के लिए नया मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी रोड 5 साल बीत गए हैं, आपको ऊपर एक लेयर डालनी है, उसी लेयर को आप उखाड़िए और उसी को उसमें जो वर्जिन मटेरियल है उस पर मिलाइए और उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए। जी, समय माफ कीजिए सतीश जी, थोड़ा सा कम है, इसलिए मुझे आखिरी रिएक्शन RK पांडे जी का लेना पड़ेगा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सड़कों की बात हुई, यहाँ पर अलग अलग वेदर में सड़कें खराब हो जाती हैं, और हमें पता है कि ऑल वेदर सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। इन दो बिंदुओं पर जरा जल्दी से बता दीजिए। बहुत जल्दी से देखिए, आपने 3 इश्यूज उठाए। एक तो बात हुई नॉर्थ ईस्ट की, दूसरी बात हुई कि मेंटेनेंस का हम क्या कर रहे हैं, और तीसरा इशू ये था कि टाइमली कंप्लीशन के लिए हमारे क्या प्रोग्राम होते हैं और हम क्या ट्रैकिंग का सिस्टम रखे हुए हैं। जहां तक आपका नॉर्थ ईस्ट की बात है, देखिए एक गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया था जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करना था नॉर्थ ईस्ट में, और वो प्रोग्राम चल रहा है। और आप लोगों को बताते हुए एक बड़े हर्ष की बात है ये कि नॉर्थ ईस्ट में रोड को फोकस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कॉर्पोरेशन बनाया NHIDCL, जो कि इस पे बड़ी तेजी से काम कर रहा है। और आज नॉर्थ ईस्ट में जिस ढंग से रोड बन रही है वो कंपेरेबल है दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री जी। जो बात आपने मेंटेनेंस की कि मेंटेनेंस का क्या होगा, जहां तक नेशनल हाईवेज का सवाल है, हमने मेंटेनेंस को ध्यान में रखने के लिए देखिए हमारे पास 3 ढंग से हम रोड बनाते हैं। एक BOT में बनाते हैं जिसमें कि अगर वो 20-30 साल के लिए जो किसने बनाई है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसका पूरा मेंटेनेंस करता है। हम उसके सिर्फ मेंटेनेंस लेवल बताते हैं कि कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, ये रोड होना चाहिए, इस ढंग की रफनेस होना चाहिए, वो हमें बना के देता है और वो वही मेंटेन करता है जी। दूसरा जो है वो हैम बोलते हैं, हैम में हम जो बनाते हैं वो 15 साल तक जिस आदमी ने बनाया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको मेंटेन करता है। और जो हमारे बजटी सपोर्टेड रोड होते हैं उसमें भी हमारी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और मेंटेनेंस का पीरियड 5 साल का है, तो जो रोड बनाएगा वो 5 साल तक मेंटेन करेगा। इस ढंग से हम अपनी रोडों को अच्छे ढंग से मेंटेन कर रहे हैं। जी, आप लोगों ने कम समय में बहुत सारे बिंदुओं को उजागर किया, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। आखिरी रिएक्शन विकेश जी, क्या जब सड़कों का निर्माण होता है, जाल बिछता है, तो किसानों को फायदा होता है, मजदूरों को फायदा होता है, सुरक्षा हमारी जो है आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों मजबूत होती है, वो हो रहा है क्या? जी, जरूर हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा, जब अप्रोच रोड बन जाती है तो उस हिसाब से उस एरिया का विकास होता है।
उस एरिया के विकास के साथ साथ जो सपोर्ट सर्विसेज है, लाइक पुलिस की अप्रोच अच्छी हो जाती है, गाड़ियां पहुंच पाती है, तो उसी हिसाब से क्राइम कम होता है क्योंकि एक तुरंत पहुंचने का टाइम मिलता है। उसी हिसाब से उस एरिया के विकास के साथ साथ आसपास की इंडस्ट्री ग्रो करती है क्योंकि फिर आपको सामान ले जाने में आसानी होती है। और साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री भी सपोर्ट करती है बिकॉज जब वहाँ के ग्राहक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, तो गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनकी फैमिली को ग्रोथ मिलती है, उनका मेट्रो से और मेजर टाउन से जो लिंक होता है उसकी वजह से उस परिवार का भी अपने आप एक ग्रोथ, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ती है। तो ओवरऑल ये जो हाईवेज या रोड का जो कंस्ट्रक्शन इस गवर्नमेंट का पिछले जो स्पीड बढ़ी है और जितना फैलाव हुआ है उससे एक आम आदमी को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमावर्ती इलाकों में भी हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उन एरियाज में भी जहां पर सड़कें नहीं जा सकती थी वहां पर भी सड़कों का निर्माण हो रहा है। देश की सुरक्षा को पुख्ता करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। विकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए, बहुत सारे बिंदुओं को रखा। आर के पांडे जी, आप वर्चुअली सही हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रोफेसर सतीश चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।